दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप बघेल। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राष्ट्रोदय दस्तक। जैसा कि आज हमारे साथ में राष्ट्रोदय पार्टी के फतेहपुर के जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आज हम इनसे इनकी पार्टी के बारे में और इनका इस समाज के उत्थान के बारे में इनसे जानकारी चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे YouTube चैनल राष्ट्रोदय दस्तक में स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रोदय दस्तक YouTube चैनल को कि राष्ट्रोदय पार्टी की बराबर निरंतर लगातार मीडिया प्रभारी होने के नाते आप जिस तरह सभी की आवाज़ उठाते हैं, बहुत सराहनीय काम है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जब बाबू रामपाल जी ने जो राष्ट्रोदय पार्टी बनाई है, आखिर बाबू रामपाल जी को क्या कारण रहा कि राष्ट्रोदय पार्टी क्यों बनाई गई? राष्ट्रोदय पार्टी बनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े विचार विमर्श करने के बाद कि जो पिछड़ा 45% ओबीसी शोषित वंचित समाज इतना पिछड़ गया है राजनीति में, इसकी कोई सुधि लेने वाला नहीं है। कभी मानवर काशीराम जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किए और नारा लगाना चालू किए, मगर वो नारा तब तक सफल रहा जब तक मानवर काशीराम जी की विचारधारा थी। और उसके बाद जब बहन मायावती कुमारी जी के हाथ में बहुजन समाज पार्टी आई तो नाम तो था कि बहुजनों का उत्थान होना है, मगर सिर्फ उत्थान किसका हुआ, किसी से छिपा थोड़ी है। इसका परीक्षण किया गया और कांग्रेस पार्टी बनी। कांग्रेस ने तो कभी पिछड़ों का हित देखा ही नहीं, उसने कभी सोचा ही नहीं था कि पिछड़े समाज, शोषित वंचित समाज के लोग भी रहते हैं। तो उसके ऊपर विचार किया गया। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही। 77 साल की आज़ादी के बाद आज कई ऐसे समाज हैं जो कराह रहे हैं। राजनीतिक पावर न होने के कारण उनको यूज किया जाता है और छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए मजबूरी बस, जरूरी बस हमारे काशी के लाल राष्ट्रोदय पार्टी के सुप्रीमो माननीय बाबू रामपाल जी ने पीड़ा को समझा और नेतृत्व करना चालू कर दिया। और नेतृत्व इसलिए इस समाज का जरूरी है क्योंकि एक ईमानदार समाज की जरूरत है अब राजनीति में जी। और जब तक ईमानदार समाज नहीं राजनीति करेगा तो ये ठग विद्या वाले 1906 जब से राजनीति लोकतांत्रिक व्यवस्था चालू हुई, अगर इनको कल्याण करना होता तो कर चुके होते। अब इनके ऊपर विश्वास करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसलिए अब ईमानदार समाज एक प्लेटफॉर्म मजबूत करके 2018 से लगातार संघर्ष के साथ और लालच को त्याग करके राष्ट्रोदय पार्टी के सभी संघर्षशील सिपाही, कट्टर सिपाही बन के आज राष्ट्रोदय पार्टी को इतना मजबूत कर दिए कि राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय हो गए। लोग नाम नहीं ले रहे हैं, बस जान रहे हैं कि ये लोग पार्टी बना के संगठित हो रहे हैं। जब ये सीधा साधा भेड़ी चराने वाला समाज संगठित हो जाएगा तो हम चूतिया किसको बनाएंगे, पागल किसको बनाएंगे, गुमराह किसको करेंगे, आश्वासन किसको देंगे। आश्वासन में हमारा समाज जल्दी फंस जाता है। तो इसलिए उनको चिंता है, तो इसलिए चिंता उनको होनी भी चाहिए। इसी चिंता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रोदय पार्टी का निर्माण हुआ है और अति पिछड़े समाज की जितनी संख्या व्यवस्था है, मानवर काशीराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को आगे बढ़ाना और माता अहिल्याबाई होलकर की जैसी शासन सत्ता स्थापित करना और राष्ट्रीयता, समानता, मानवता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रोदय पार्टी निरंतर लगातार काम कर रही है। इसी उद्देश्य के साथ राष्ट्रोदय पार्टी शासन सत्ता में विराजमान हो और माता अहिल्याबाई होलकर के जैसे बिना भेदभाव की शासन सत्ता स्थापित हो, इसलिए राष्ट्रोदय पार्टी का निर्माण किया गया है। पार्टी तो 2800 चल रही है पूरे भारत में,
मगर विचारधारा किसकी अच्छी है, तो विचारधारा को मजबूत किया जा रहा है। अगर हमारे गड़रिया वंश के लोग माता अहिल्याबाई होलकर के सच्चे वंशज हैं तो माता अहिल्याबाई होलकर की विचारधारा को मानेंगे और इस राष्ट्रवादी पार्टी को अपना मानेंगे, तभी आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो ये वोट दिए हैं सभी को, और ईमानदारी से हम सवाल करते हैं कि दिए हैं, और सिर्फ एक बार बता दें कि इनको मिला क्या है, एक बार बता दें, साबित कर दें कि हमको ये मिला है, तो हम लोग राजनीति करना बंद कर देंगे। और नहीं तो ईमानदारी के साथ जो कोई संघर्ष कर रहा है उसका साथ दें, यही विचारधारा है। सर, जैसा कि राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ने से इस पाल समाज को जो है, राष्ट्रवादी पार्टी से जब जुड़ेगा पाल समाज, तो आने वाले समय इसको क्या फायदा मिलेगा? अगर पाल समाज तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। पाल समाज को इसलिए जुड़ना जरूरी है क्योंकि अभी तक जितने भी राजनीतिक दल बने, कांग्रेस बनी तो ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती है, बीजेपी बनी वो भी ब्राह्मणों की विचारधारा से चल रही है, क्योंकि वो अपने महापुरुषों को आइडल बना लिए हैं। महात्मा गांधी को विचारधारा के सिस्टम में चलाए, और ये भारतीय जनता पार्टी चला रही है दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा, अंत्योदय, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। और उसके बाद 1984 में मानवर काशीराम पार्टी बनाए तो सबसे पहले उनका समाज जुड़ा। जब उनका समाज जुड़ गया तो पार्टी वो भी चल डगरी, क्योंकि उनकी भी अच्छी खासी जनसंख्या थी। दूसरा नंबर माननीय मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी 1992 में बनाए, इटावा से चल के आए, और पूरे उत्तर प्रदेश के पालों ने, वो यादव समाज के लोगों ने उनका झंडा उठाया समाजवादी पार्टी का। जब वो लोग उठा लिए तो सब लोग उठा लिए, और उत्तर प्रदेश में चाहे बहुजन समाज पार्टी की हो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार 4-4 बार बनी। और ये फिर वही नारा देते हैं कि हम पिछड़े पीडीए बना लिए हैं। ये पीडीए नहीं है, इनका पीटीए है। वोट लेकर के पावर का तालमेल के साथ इस्तेमाल ना करना, ये समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी है, वो है व्यवस्था। और मायावती जी तो अपने सिस्टम से भटक ही गई हैं, उनके विषय में तो हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। और इसलिए आने वाले समय में अगर इस राष्ट्रवादी पार्टी में समाज के लोग जुड़ जाते हैं तो आने वाला समय पाल समाज के लोग नेतृत्व करेंगे। नाम से पार्टी जानी जाएगी कि किसकी पार्टी है, मगर इस पार्टी में सभी को समाहित किया जा रहा है और सभी लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए जुड़ रहे हैं कि पाल समाज धोखा नहीं देता है और कभी सत्ता में नहीं गया है, तो इसलिए ईमानदार है। और 2023 में संगठित होने की कोशिश हो रही है और हो रहा है। कार्यक्रम हो रहे हैं राष्ट्रवादी पार्टी के। जब आप राष्ट्रवादी पार्टी के पास पैसा नहीं है तब इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करा लेती है जी। और जिस दिन पैसा हो जाएगा, जिस दिन लोग मदद करना चालू कर दिए हैं, उस दिन ये सभी पार्टियों का धुआं निकल जाएगा और विचारधारा चलेगी माता अहिल्याबाई होलकर जी की। और राष्ट्रीयता, समानता, मानवता, किसी के साथ भेदभाव न करना, ऐसी शासन सत्ता स्थापित करना लक्ष्य है। सर, समाज अभी तक बहुत पिछड़ा हुआ है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कभी राजनीतिक दल न बनाना, और जिस समाज का राजनीतिक दल नहीं उसके पास कोई बल नहीं और उसकी समस्या का कोई हल नहीं। और पिछड़ने का मेन कारण है 1911 में सामाजिक संगठन बना अखिल भारतीय पाल महासभा, और उसके बाद और सभी समाज के लोगों के सामाजिक संगठन थे, उन्होंने राजनीतिक दल में परिवर्तित कर दिया और हमारे समाज के लोग संगठन में ही मस्त हैं। और जब आपके पास कोई चुनाव चिन्ह ही नहीं होगा तो कैसे एकत्रित हो सकते हो? कोई बीजेपी में जाएगा, कोई सपा में जाएगा, कोई हाथी में जाएगा, कोई कांग्रेस में जाएगा, कोई और इधर उधर जाएगा। तो इसलिए राजनीतिक दल तभी होगा बल, तभी होगा समस्या का हल। आने वाला समय अगर पाल समाज इस पार्टी से जुड़ता है, जुड़ ही रहा है, तेजी के साथ जुड़ रहा है, तभी चल रही है। और इतना तेजी के साथ जुड़ रहा है और दूसरे समाज के लोग बहुत तेजी के साथ जुड़ रहे हैं।
मगर हमारे समाज के कुछ लोग, कुछ नेता वो गलतफहमी फैला रहे हैं, ठेका ले रहे हैं कि हम लोग हैं आपके पार्टी में और राष्ट्रवादी पार्टी से कोई टेंशन मत लीजिए, हम पाल समाज की वोट दिलाएंगे सभी पार्टियों को। तो ये गलतफहमी में न रहें। ये तो 2024 का चुनाव बताएगा कि कौन जो है कितना किसको वोट दिलाता है। अच्छे अच्छे नेताओं की खटिया खड़ी हो जाएगी। समाज ने ठान लिया है, ठगा हुआ समाज है, तो सभी पार्टियों ने ठगा इसलिए जाग गया है। वो प्लेटफॉर्म नहीं पा रहा था इसलिए मजबूर है, नेतृत्व नहीं पा रहा था, अब मंच लगने लगा। हमारे छोटे छोटे नेता भाषण दे रहे हैं और यही चीज से वंचित थे, तो इसलिए मंच की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था सब लोग पैसा लगा के खुद व्यवस्था करते हैं और खुद भाषण देते हैं। तो इसलिए जरूरत है सभी को मनोबल को बढ़ाना, और जो समाज के हकीकत में हितैषी होंगे वो सभी को मनोबल नहीं तोड़ेंगे। और 90 से 99% समाज मुड़ चुका है राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ। 1% है तो 1% से हम ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखते हैं। अगर वो आएंगे तो पार्टी उनकी है जी, कोई मना थोड़ी कर देगा। राजनीति उनको करना है, हम लोग प्लेटफॉर्म कार्यकर्ता हैं हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी के, और जो जिम्मेदारी है उसके साथ कर रहे हैं। सर ये हिस्सेदारी क्या है जो आप राष्ट्रवादी पार्टी जो कहती है कि पाल समाज की हिस्सेदारी दी जाएगी, तो कैसे हिस्सेदारी दी जाएगी, क्या है हिस्सेदारी? हिस्सेदारी ये है कि जैसे 1700 थाने हैं उत्तर प्रदेश में, 351 तहसील है उत्तर प्रदेश में, 95 विभाग है उत्तर प्रदेश में, एवं शराब के ठेका उठते हैं उत्तर प्रदेश में, बालू के ठेका उठते हैं उत्तर प्रदेश में, रोड बनाने के ठेकेदार बनते हैं उत्तर प्रदेश में। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक सभी पार्टियों को वोट देने के बाद क्या शराब के ठेकों में हिस्सेदारी मिली? नहीं मिली। क्या रोड बनाने के ठेकों में ठेकेदार पैदा हुए समाज में? नहीं पैदा हुए। जो इक्का दुक्का हुए उनकी कोई गिनती नहीं जी। क्या 1700 थाने में थाना अध्यक्ष कितने हैं तुम्हारे? और 351 तहसीलों में कितने तहसीलदार हैं तुम्हारे? ये सवाल है ना, इसका जवाब कौन देगा? वही नेताओं को तो देना चाहिए जो घुमा घुमा के वोट दिलवाए हैं। और जब वो खुद अपना कल्याण नहीं कर पाते तो समाज का क्या करेंगे? अभी हमारे समाज के बहुत लोग हैं, वोट दिलाए, बहुत दिन से सभी पार्टियों को वोट दिला रहे हैं। कोई सपक दिला रहा है, कोई बसपा दिला रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी को दिला रहा है। मगर जब उनसे सवाल करो कि ये बताओ, चलो समाज को छोड़ो, तुमको क्या मिला है? तुमको शराब का ठेका मिला क्या? बोलेंगे नहीं। तुमको ठेकेदार बनाया गया क्या? नहीं। तुमको है बालू गिट्टी का ठेका मिला? नहीं। तुम्हारे बच्चे को एसडीएम थानेदार बनाया गया? नहीं। जब खुद नहीं कल्याण कर सकते हैं तो कैसे होगा? तो हिस्सेदारी ये है। अब पाल समाज के साथ साथ और तमाम लोगों की हिस्सेदारी पिछड़ गई है, तो उनका भी राष्ट्रवादी पार्टी मुद्दा उठाती है कि उनको भी हिस्सेदारी चाहिए। अगर इस संविधान की व्यवस्था में अगर लिखा है कि हम भारत के लोग एक समान हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री की वोट की कीमत एक है और एक रिक्शा चलाने वाले, पॉलिश करने वाले वोट की कीमत एक है, तो दोहरा सिस्टम क्यों? इसका जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इसलिए पॉलिटिकल इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है, गुच्छा न बन करके मास्टर चाबी बनिए और वो चाबी राष्ट्रवादी पार्टी को मानिए और उस चाबी के सहारे उस सत्ता पे बैठिए, तब जाके कल्याण हो सकता है। जब तक अपने हाथ में चाबी नहीं लेंगे, तो जैसे देखे होंगे आप कि जैसे निमंत्रण है कहीं, जो खाना परसने वाला होता है अगर जान पहचान का है तो ज्यादा ज्यादा डालेगा, ध्यान देगा, ज्यादा ज्यादा नहीं देता, ध्यान देता है। तो वो जब वहां जो जिसका आदमी बैठ जाता है तो परसा परस, किसी को दारू का ठेका परस दिया, किसी को ठेकेदार रोड बनाने का परस दिया, ठेका परस दिया, पूरी व्यवस्था परस देते हैं। और हमारे समाज के लोग जो दावा भरते हैं वही फेल हो जाते हैं। तो इसलिए दावा ना भरे, झूठ मूठ का हवा ना करे। कोई दम नहीं है अपने दम से, किसी हमारे समाज के किसी नेता में दम नहीं है कि अगर हमारे समाज का निर्दोष व्यक्ति जेल चला जाए
तो उसको कोई छुटाने नहीं जाता। इसका उदाहरण देवरिया में देख लो। सर, जैसा कि देवरिया हत्याकांड में इस पाल समाज के मुनेश्वर पाल जी के 3 बेटों को निर्दोष में फंसाया गया, 4 बेटों को निर्दोष फंसाया गया था, तो इस पर राष्ट्रवादी पार्टी का क्या रुख रहा है? इसमें राष्ट्रवादी पार्टी का साफ रुख रहा है। जब कोई नहीं गया, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता चला कि ऐसा ऐसा सिस्टम हो गया है, निर्दोष व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया है और उनके घर में खाना नहीं था, तब पहला दस्ता बना करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी को, शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी को और प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष को और कई ऐसे लोगों को और देवरिया जिला अध्यक्ष जी को एक टीम गठित करके वहां भेजे। और वहां पर जब गए तो 2-3 दिन से लोग खाना नहीं खाए थे। तब जाके तत्काल उनसे पूछा गया कि यहाँ के लोकल के कोई सामाजिक संगठन वाले आए? बोले नहीं आए। कोई समाजवादी पार्टी वाला आया? कहे नहीं आए। बीजेपी वाला आया? नहीं आए। सपा वाले गए यादव जी से मिल लिए, बीजेपी वाले गए पंडित जी से मिल लिए और निर्दोष लोगों को जेल में भिजवा दिए। उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। तब जाकर राष्ट्रवादी पार्टी ने सभी से अपील किया। मुझे जानकारी में कल तक की जानकारी है कि 80,000 रुपए की मदद हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के और सभी कुछ समाज के लोग ने भी दिया। कोई 500 दिया, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये दिया। अपील के माध्यम से लगभग 80,000 रुपए की मदद कर चुकी है राष्ट्रवादी पार्टी और अभी करती रहेगी। और उनके छुटाने की व्यवस्था कानूनी तरीके से कि इसमें सीबीआई जांच हो, निर्दोष व्यक्तियों को छोड़ा जाए और निष्पक्ष जांच हो, जिसकी राष्ट्रवादी पार्टी मांग उठा रही है और लिखित में ज्ञापन भी देगी। आने वाले समय में मैं अपने राष्ट्रवादी पार्टी के समस्त सम्मानित साथियों से गुजारिश करता हूं कि एक दिन में और एक साथ में एक समय में जो देवरिया हत्याकांड में निर्दोष व्यक्ति बंद हैं, चाहे जिस समाज के हों, उनके छुटाने के संबंधित हर जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन देना चाहिए कि सीबीआई जांच हो और निर्दोष लोगों को बरी किया जाए और जो दोषी हैं उनको फांसी पे चढ़ाया जाए। ये मांग करती है राष्ट्रवादी पार्टी और हम अपने राष्ट्रवादी पार्टी के नेताओं से मांग करते हैं कि ऐसा करिए, करना चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया, आपने कुछ सामाजिक संगठन के नाम भी ऐसे बताए हैं, तो सामाजिक संगठन के कुछ नेता हैं जो बोलते हैं कि संविधान खत्म हो रहा है, जब संविधान नहीं रहेगा तो पार्टी कैसे चलेगी, तो इस पर आपके क्या विचार हैं सर? संविधान देखो, संविधान से शपथ लिए हैं और संविधान से पूरी व्यवस्था चल रही है। जो कोई संविधान को ठीक से न पढ़ा हो तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान पढ़ ले, तब सवाल उठाए। कोई भी ऐसी सरकार आएगी और संविधान बदल देगी, इतनी दम है क्या भारतीय जनता पार्टी भला संविधान बदल के दिखाए? चैलेंज है। कभी जिंदगी में नहीं बदल सकती, कोई पार्टी नहीं बदल सकती है, चाहे जितने बहुमत से सरकार बना ले। ये गलत फहमी फैलाने का काम है। संशोधन किया जा सकता है, सभी सरकारों ने किया। कांग्रेस बनी, कांग्रेस की सरकार ने किया। अरे हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी 32 डिग्री होल्डर थे और बहुत जगह से सिस्टम मिला करके ऐसा व्यवस्था बनाए हैं। कितना खूबसूरत संविधान है कि आज संविधान की बदौलत आदिवासी महिला झारखंड की रहने वाली जो आज सबसे माननीय उच्च पद पर बैठी हुई है, राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई, संविधान की बदौलत है। तो ऐसे संविधान को किसी की औकात नहीं छेड़ने की। अगर छेड़ेंगे तो गृह युद्ध के सिस्टम पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए गलत जानकारी न दे। अगर कोई बोलता है तो उसको साबित करे कि इस आर्टिकल के तहत संविधान बदला जा सकता है। ये सभी पार्टियां डरवाती है, सपा डरवाती है कि संविधान खतरे में है। जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहती है तो भाजपा डरवाती है कि हिंदू खतरे में है, तुम्हारा हिस्सा खा गए। बस पाल समाज को डरवा के गुमराह करके बस वोट ले लो। जब सरकार बन जाती है तो कोई खतरे में नहीं रहता। चुनाव के पहले सब खतरा दिखाते हैं। तो ये डर दिखाने का काम जो हमारे समाज के नेता पर्सनल कर रहे हैं, तो उनको ये गुजारिश है, अपील है कि ये सवाल जो दाग रहे हैं, मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको बंद करें और तत्काल बंद करना चाहिए। आप जो जिस पार्टी में, उस पार्टी के मंच के माध्यम से अपनी बात कहें
भाई आपको आर्टिकल जो बोलने की इजाजत देती है संविधान में, आर्टिकल 19 हो गई, 13 हो गई, इनको पढ़िए तब तो पता चलेगा कि मूल पृष्ठ नहीं बदला जा सकता जो भारत का अंग है संविधान। तो इसलिए पूरी जानकारी रखने के बाद गलतफहमी फैलाएं, दूसरे जगह करना है तो करें, मगर अपने लोगों के बीच में गलतफहमी न फैलाएं, ये गुजारिश है। अब गुजारिश अपने लोगों से ही किया जाता है, कोई हमारा दुश्मन थोड़ी है। मगर सही सही जानकारी प्रोवाइड कराएं, क्योंकि वैसे भी हमारा समाज अनजान है, राजनीतिक सिस्टम नहीं समझ रहा है। अगर पढ़ने लिखने के बाद भी गुमराह कर रहे हैं हमारे समाज के हमारे ही लोगों को, तो ये गलत है। और इसका विरोध राष्ट्रवादी पार्टी की जब तक हमारे अंदर जिम्मेदारी है और जब तक दम है और जब तक जान है, तब तक हम, चाहे हमारे समाज के लोग हों चाहे जिस पार्टी के लोग, हम नहीं डरते, खुला विरोध करने का काम करेंगे और उसमें पीछे नहीं हटेंगे। सर, जैसा कि आपके पाल समाज से तमाम नेता, बड़े बड़े नेता जो हैं तमाम पार्टियों में हैं, लेकिन अभी तक इस समाज को हिस्सेदारी नहीं दी जा पाए हैं, फिर भी वो उन पार्टियों में रह करके अपने समाज का वोट काटने की कोशिश करते हैं। तो इस पर आपके क्या विचार हैं सर? देखो, व्यवस्था जैसे 1984 में मानवर काशीराम जी पार्टी बनाए और जब घर घर जाने लगे, कुंडी खटखटाने लगे, अपने लोगों को जगाने लगे कि देखो मैं तुमको मालिक बनाने आया हूं, तो उन्हीं के समाज के लोग सवाल करने लगे कि मालिक का मतलब क्या होता है। जब जीवन राम कांग्रेस की सरकार में उप प्रधानमंत्री हैं तो तुम क्यों भरमा रहे हो, कांग्रेस ने हमको क्या नहीं दिया। तब मानवर काशीराम जी गुस्सा करके बोले कि मालिक का मतलब होता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, और अपने हाथ में जब तक शासन सत्ता नहीं लोगे तो जिस तरह तुम यहाँ दूसरे का हर जोत रहे, दूसरे का चारा सान रहे हो, इसी तरह तुम्हारे समाज का नेता कांग्रेस की सरकार में दूसरे के खेती जोत रहा राजनीति की। तो ये बात उनके समाज के लोगों को जल्दी समझ में आ गई, और जब समझ में आ गई तो संगठित हो गए, क्योंकि ज्यादा दुखी थे, उनके हाथ का कोई पानी नहीं पीता था। अभी भी बहुत भेदभाव है। तो ये व्यवस्था, फिर उसके बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी पार्टी बनाए, वो भी अपने समाज को संगठित किए, तब सभी समाज के लोग उनका साथ दिए। तो जो समाज के लोग पार्टी बना के संघर्ष किए, झंडा टोपी बना के संघर्ष किए हैं, वो अपने समाज का कल्याण कर पाए हैं। और जो हमारे समाज के लोग उनके झंडे के नीचे काम किए हैं, उनकी विचारधारा से चले हैं, तो कैसे हो सकता है? भाई पार्टी के मालिक वो हैं, तो हमारे समाज के, हमारी विचारधारा थोड़ी है वो। तो इसलिए कोई 85% के नाम पे हमारे समाज को ठगा, कोई भाई भाई के नाम पर ठगा, कोई हिंदू धर्म के नाम पर ठगा। तो सबसे ज्यादा पूजा पाठ वाला तो हमारे समाज है, जय गुरुदेव भी जाने वाले समाज हैं। अरे ठीक है, ईश्वर है, उस ईश्वर को मानो, मगर जिसकी जो स्वभाव है उस पे तो ध्यान दो। तो इसलिए राष्ट्रवादी पार्टी राजनैतिक दल मजबूत करके समाज की हिस्सेदारी, अब जैसे फतेहपुर जनपद में ले लो, आज फतेहपुर जनपद 1552 गांव का जिला है, 4142 वर्ग किलोमीटर का जिला है। उसके बाद यहाँ 6 विधानसभा हैं, 13 ब्लॉक हैं, 20 थाने हैं, 3 तहसील हैं, 26 लाख जनसंख्या है, और 948 गांव में पाल समाज के लोग रहते हैं, जो हम लोग गिनती कर लिए हैं। 5.5 लाख जनसंख्या है और 3,20,000 वोटर है। अब इतना वोटर होने के बाद 6 विधानसभाओं में एक भी विधायक है क्या? नहीं है। 13 ब्लॉक में एक भी ब्लॉक प्रमुख है? नहीं है। 3 तहसील में एक भी तहसीलदार है? नहीं है। 20 थाने हैं, एक भी थाना अध्यक्ष है? नहीं है। तो जब हमारे लोग ही नहीं है कहीं, तो कौन लड़ाई लड़ेगा? और वहां लोग पहुंचाने के लिए राजनीतिक दल मजबूत करो, अपना वोट इकट्ठा करो, सभी लोगों से गुजारिश करो और शासन सत्ता में जाओ, तब यहाँ लोगों को भरा जा सकता है। और ऐसा ही हो रहा है। जिस जिस समाज के लोगों ने पार्टी बना के संघर्ष किया,
उनके लोग हर थाने में दिखाई देंगे, तहसील में दिखाई देंगे, ठेकेदार होंगे, शराब के ठेका पाए होंगे। और जो हमारे समाज के कुछ लोग कहते हैं हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, तो उनको उनके लिए भी संदेशा है कि अपने बच्चों को प्रयागराज में पढ़ाते हो और फिर जब पढ़ लिख के आता है, जब नौकरी नहीं पाता तो कहते हो ठीक से पढ़ा नहीं इसलिए नहीं मिला नौकरी, और जब वोट देते हो तो तब शर्म ना आती होगी कि हम वहाँ शिक्षा दिला रहे हैं, मगर जब ये शिक्षित होके ट्रेंड होके आएगा तो इसको नौकरी वही लोग देते हैं जिनको आप लोग वोट देते, मगर इतना तो दिमाग में बातें नहीं घुसती है। किसान कह देगा हमको राजनीति से मतलब नहीं है, गेहूं पैदा करते हो उसका रेट भला तय कर लो, गुटखा बनाने वाला रेट तय कर लेता है, चप्पल बनाने वाला रेट तय कर लेता है, साबुन बनाने वाला रेट तय कर लेता है। तुम पूरे दुनिया का पेट भरते हो, भला अपने गेहूं, धान, चावल, धनिया, हल्दी, अदरक का भला रेट तय करो। वही लोग रेट तय करते हैं जो कृषि मंत्री होता है, और डेली रेट तय होते हैं। तो इसलिए पूरा सिस्टम राजनीति से चल रहा है। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो फिर कभी नहीं आएगी। और जिस समाज को आ गई है आज वो मौज कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। अपनी पार्टी 0.1% वाले पार्टी बना घूम रहे हैं, निषाद राज जाति के नाम पर पार्टी बना के घूम रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर 3-4 जिले में जनसंख्या पार्टी बना के ललकार रहे हैं, तब संविधान खतरे में नहीं है। अनुप्रिया पटेल जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं, वो पटेल समाज जिम्मेदार नहीं है, संविधान खतरे में है। उनकी माता जी आदरणीय कृष्णा पटेल जी अपना दल कैमरावादी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। वो लोग संविधान उनके लिए खतरे में नहीं है। बस हमारे लोगों को दिखाया जाएगा कि फलाने खतरे में, ढिकाने खतरे में है, बस अब की बार वोट दे दो, तुमको हिस्सेदारी दिला देंगे। और जो कहता है कि दिला देंगे उसी को नहीं मिलती, जब उसी को नहीं मिलती तो दूसरे को क्या दिलाएगा। तो इसलिए बहुत विडंबना है। इस विडंबना को अगर सही से फिट करना है तो राजनीतिक दल मजबूत करो, बल आ जाएगा और अपने आप समस्या का हल हो जाएगा। तो इसीलिए समाज के लोगों से संदेश है कि दिल से विचार करना कि क्या हमारा समाज राजनीति में पीछे है, और जिस समाज के अगुआ हुए, लीडर तैयार हुए, अगर वो झंडा बना के संघर्ष किए तो आज पछता नहीं रहे। अगर संघर्ष किए हैं हकीकत में, और मानव काशीराम जी झंडा बना के संघर्ष किए, सफलता मिली। माननीय मुलायम सिंह यादव जी झंडा बना के संघर्ष किए, सफलता मिली। माननीय सोनेलाल पटेल जी झंडा बना के संघर्ष करके गए, उनकी पुत्रियों को फल मिल रहा है और उनके समाज को मिल रहा है। उनका समाज, मैं उनको तो धन्यवाद देना चाहता हूं, उनसे तो राजनीति सीखना चाहिए। ये यादव समाज से राजनीति सीखना चाहिए कि जब उनके नेता आते हैं तो दौड़ा के पहुंच जाते हैं झंडा टोपी लगा के, केवल संदेशा मिल जाए। और हमारे समाज के लोग इंतजार करते हैं कि अरे लड़ी तो रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं। अगर यही बात यादव समाज कहा होता कि माननीय मुलायम सिंह यादव पार्टी बनाए, केवल अपने लिए बनाए हैं, तो आज उनकी गिनती होने वाली नहीं थी। तो ये दिमाग में इनको विचार लाना चाहिए। बस विचार बदलने सब कल्याण हो जाएगा। विचारे तो बदलना है। 3% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, 2.5% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, 7% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, 8% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है। ये 15% वाला कम होती है, बिंद हो गया। झंडा टोपी नहीं पा रहा था ये समाज, एकत्रित होने का सिस्टम नहीं पा रहा था, भाषण देने का सिस्टम नहीं पा रहा था, बोलने तक नहीं सीख पाए हमारे समाज के नेता जो दूसरे पार्टियों में। अगर राष्ट्रवादी पार्टी जब से आई है, कम से कम बोलने वाले पूरे उत्तर प्रदेश में 50,000 नेता पैदा कर दिया है। फतेहपुर जिला में 18 साल, 20 साल, 25 साल, 24 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 60 साल वाले नेता तैयार हो गए हैं। केवल माइक भर पा जाएं, अपनी बात रखने के लिए तैनात है। यहाँ कम से कम 1,000-1,500 लोग वक्ता हो गए हैं, ये मंच पाए हैं तब हुए हैं। और ये समाज बिल्कुल चाह रहा है। अब हमारे समाज के कुछ लोग नेता रहे, चलो अगर तुम डर रहे हो भारतीय जनता पार्टी खा डालेगी, हमारा ये काम है,
अरे ठीक है, तो फिर शेर मत बना करो, गलत तो नहीं कह रहा हूं। सही बात। आराम से अपना काम निपटाओ, बैक गेट से मदद करो। और हमारे समाज के जो प्रधान हैं, जो दूसरे पार्टियों में नेतागिरी कर रहे हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके द्वारा हमको आश्वासन दिया जाता है और मदद की जाती है आर्थिक सहयोग की कि इन पार्टियों में तो हम तो नुमाइश करने के लिए हैं, जब तक ये सत्ता में है तब तक इनकी तरफ है नहीं, हम अपने पार्टी के साथ हैं। तो इसलिए हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं और जब भी जरूरत होती है धन भी देते हैं कि कार्यक्रम कराइए। तो अंदर अंदर वो राष्ट्रवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी पार्टी हैं जो अपने आप को दारा सिंह समझती हैं, तो उनको मैं बता रहा हूं कि हमारे समाज के लोग पागल नहीं, बहुत समझदार हैं। एक उदाहरण के माध्यम से बताया जा सकता है कि पाल समाज जब भेड़ी बैठाता है खेत में तो लेडी का भी पैसा ले लेता है जी। उसका जो हगना मुतना होता है उसका भी पैसा ले लेता है, और जिसके खेत में भेड़ी बैठाता है उससे तंबाकू बीड़ी का अलग से ले लेता है, बाल का भी पैसा ले लेता है, खाल का पूरे भेड़ी को बेच देता है, वो भी दूसरे का खेत चरा के। तो हमारे समाज से ज्यादा होशियार समाज कोई नहीं है। सिर्फ चेतना जिस दिन आ जाएगी उस दिन राजनीति की कुर्सी में कब्जा कर लेंगे, तो सभी समाज के लोग सिर्फ सपना देखते रह जाएंगे और हमारा समाज सभी समाज के साथ ईमानदारी के साथ हिस्सेदारी से पेश आएगा और गुंडागर्दी नहीं करेगा। तो इसलिए समाज के सभी नेताओं को, और ये जो 29 अक्टूबर का कार्यक्रम हुआ, इसमें सभी फतेहपुर जनपद के लोगों का जो भी आर्थिक सहयोग प्रदान किए, पदाधिकारी लोग प्रदान किए, और जमोहे की टीम ने लगभग 20,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया। हमारे ख्योखरी की टीम ने 8300 रुपए का सहयोग प्रदान किया। जयसिंहपुर की टीम ने लगभग 1800 का सहयोग प्रदान किया। हमारे टेनी के राम शरण पाल जी 1000 रुपए का सहयोग प्रदान किए। वो 2-3 बार प्रदान किए सहयोग। हम लोग जब चल रहे थे तो डीजल पानी नहीं थे, तब भी वो मदद करते रहते हैं। और जिला उपाध्यक्ष बउआ पाल बहलोलपुर, जो हमारे जिला प्रवक्ता हैं रंजीत पाल जी, रोहित पाल जी, साहेबगंज के लोग, बीसापुर के लोग, और मोहनपुर की जनता, और बसोहनी सोनही से 2400 कुछ रुपए का आर्थिक सहयोग आया। इस तरह करके राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हुआ। तो जब वो लोग पैसा दे सकते हैं और आने वाले समय में कार्यालय भी बनेगा, लोग पैसा दे रहे हैं, हमारे गांव से अच्छा सहयोग मिल रहा है, तो उस दिन अगर काम का समय ना होता तो राष्ट्रवादी पार्टी की 10 गुना भीड़ बढ़ जाती। इतनी समय कोई पार्टी कार्यक्रम कराने की स्थिति में नहीं थी जब हम लोग ठाने थे। समय नहीं था, केवल कार्यकर्ता आए थे। अगर जनता आ जाती तो सैलाब दिखाई देता है। कब रहा सर आपका ये कार्यक्रम? 29 अक्टूबर दिन रविवार, हवाई अड्डा मैदान, फतेहपुर, बड़े पुल, बीबी हाट गेट के सामने, कजारिया टाइल्स के बगल में धुआंधार कार्यक्रम रहा। और प्रदेश के भी नेता आए और देखे कि काम के समय में राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता मीटिंग कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, 4-5 हजार 10,000 लोगों की भीड़ एनी टाइम इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये तमा चुका है राष्ट्रवादी पार्टी में, और जितनी कुर्सी थी उतनी भरी थी, लोग खड़े थे, लोग आ जा रहे थे। तो इसलिए जब भरे काम में राष्ट्रवादी पार्टी कार्यक्रम कर सकती है, तो ये आने वाले समय में जब 7 तारीख का टाइम होगा, जब समय होगा लोगों के पास, तो धुआंधार रैली होगी, मीटिंग होगी। और ये फतेहपुर जनपद में छोटी छोटी तो बहुत मीटिंग हुई, बड़ी बड़ी भी हुई, मगर फतेहपुर जिला की मीटिंग पहली मीटिंग थी, पहली जनसभा थी सामाजिक न्याय महासम्मेलन। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल राष्ट्रवादी दस्तक में इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।